ओम साई राम। मैं साई श्रुति। यहाँ हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका बेसिक रिवाइज कर लेना चाहिए। सीआरपीसी में कुल चैप्टर 37 है, कुल सेक्शन 484 है और इसका प्रवृत्ति दिनांक 1 अप्रैल 1974 है। साथ ही इसका अधिनियम क्रमांक 2 है। हम सीआरपीसी का चैप्टर 3 जो कि न्यायालयों की शक्ति से संदर्भित है उसको पढ़ेंगे और उसके सेक्शन 26 से लेकर 29 को कवर करेंगे। आप लोगों को मैं यह बता दूं कि यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो 28 और 29 जो सेक्शन है वह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप विधि विद्यार्थी हैं तो भी आप 28 और 29 को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ 26 सेक्शन जो है वह भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 26 है, वह बताता है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। यह बताया है कि कौन से न्यायालय जो है वह आईपीसी के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो कौन से न्यायालय उसका विचारण करेंगे। तो पहले तो विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या जो तीसरा पॉइंट है किसी ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। ये 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। परंतु बताया गया है, परंतु में ये बताता है कि मान लीजिए कोई भी अपराध सेक्शन 376 मीन्स बलात्कार से संबंधित है। बलात्कार के जो पूरे सेक्शन 376 क से लेके 376 अंगा तक है, उसके अधीन किसी भी अपराध का जो विचारण है वह ऐसे व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी कि पीठासीन अधिकारी कोई महिला हो। यह जो परंतुक है यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। नेक्स्ट ये बोलता है ख सेक्शन ख उपधारा ख कहती है कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी भी अपराध का जो विचारण, मान लीजिए बहुत सारे माइनर एक्ट भी होते हैं, अगर उस अधीन अगर कोई अपराध का विचारण अगर वहाँ कोई न्यायालय उल्लिखित है तो उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। पर मान लीजिए वहाँ ऐसी जगह किसी भी न्यायालय का वर्णन नहीं किया गया है तो फिर उच्च न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा, या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता। तो आप ये जानिए कि मान लीजिए कोई किशोर जिसकी की आयु 16 वर्ष से कम है, मान लीजिए उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास का अपराध नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको ये अगर 27 सेक्शन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी किशोर हो, किशोर की आयु क्या बताई गई है 16 वर्ष से कम, तथा ऐसा अपराध वह किशोर ना करे जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। उसके अतिरिक्त जो भी अपराध यदि वह करता है तो उसका विचारण या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा या ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिससे कि बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली जो प्रविधि विधि है या अन्य विधि में विशेष रूप से सशक्त किया गया है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 28 और 29, इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 28 सेक्शन में बताता है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश के विषय में बताया है। तो 28 की जो उपधारा 1 है वो कहती है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। तो आप लोग ये जानिए कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। 28 के उप सेक्शन 2 कहता है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे भी सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश के विषय में भी यही बताया जा रहा है कि वह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। आप ये जानिए कि चाहे सेशन न्यायाधीश चाहे अपर सेशन न्यायाधीश वह मृत्यु दंडादेश भी दे सकते हैं, परंतु ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
कि वो कोई भी ऐसा दंडादेश के लिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराने की आवश्यकता होगी। अगर सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश उच्च न्यायालय से ऐसे दंडादेश की पुष्टि कराना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व रखता है। इसलिए आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से जानिए। 28 की उपधारा 3 है, सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। देखिए, जब आप 28 सेक्शन में पढ़ेंगे तो चाहे उपधारा 2 हो, चाहे उपधारा 3 हो, चाहे उपधारा 3 हो, तीनों में सामान्य बात एक है कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। लेकिन आप ये जानिए, जो उपधारा 3 है, 28 की उपधारा 3 में ये कह दिया है कि इसमें 3 चीज़ों को छोड़ दिया गया है सहायक सेशन न्यायाधीश में। किस किस चीज़ को? पहला, मृत्यु दंडादेश नहीं दे सकता सहायक सेशन न्यायाधीश। आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता सहायक सेशन न्यायाधीश। 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास नहीं दे सकता सहायक सेशन न्यायाधीश। इसके अलावा सारे जितने भी दंडादेश है वह दे सकता है। तो आप ये जानिए, जो 28 की उपधारा 1, 28 की उपधारा 2 और 28 की उपधारा 3, ये तीनों के तीनों सेक्शन जो है, ये पूर्व में जितनी भी विधि की परीक्षा है और अलग अलग स्टेट की, इसमें एक नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है 29, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। 28 में सिर्फ उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के विषय में बात कर रहा है, जबकि 29 में दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो यहाँ जो 29 की उपधारा 1 है, वो कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। 29 की उपधारा 1 में भी सामान्य बात यही है कि ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है किस चीज़ों की, कौन से दंडादेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। तो आप ये जानिए कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु दंडादेश नहीं दे सकता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, नहीं शब्द को क्या आप जब इस सेक्शन चाहे 28 सेक्शन पढ़े चाहे 29 सेक्शन पढ़े, कौन क्या दंडादेश दे सकता है के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन क्या दंडादेश नहीं दे सकता, तो ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है। 29 की जो उपधारा 2 है, वो कहती है कि प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है। तो वह प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। 29 की उपधारा 3 कहती है जो द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है। तो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास और 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। 29 की उपधारा 4 कहती है कि कोई भी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। जब मैं ये सेक्शन पढ़ती थी तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी, बड़ी देर में मुझे 29 की उपधारा 4 समझ में आई थी। तो आप लोगों को ये बता दूँ, जब आप CRPC में पहले पढ़ेंगे तो महानगर मजिस्ट्रेट का सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो अलग होता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होता है। तो इसमें जो शक्तियों की बात करता है तो बोलता है जैसे कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी वैसी ही शक्ति और वो ही पावर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का होगा। साथ ही साथ महानगर मजिस्ट्रेट को भी वैसी शक्तियाँ होगी जिससे कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। मीन्स अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो भी शक्ति पावर का उपयोग कर सकता है वैसा ही पावर महानगर मजिस्ट्रेट का कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, पहले में मुख्य चीफ का बात किया है और दूसरे में महानगर मजिस्ट्रेट का बस बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सेक्शन कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं इस सेक्शन के तहत तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, यदि आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। ओम साई राम।